हेलो। तो अभी कंटिन्यू करते हैं। उस वाले में हम क्या बात कर रहे थे, माइनर सेगमेंट की बात कर रहे थे। तो इसमें बोला है स्मॉलर सेगमेंट ऑफ द स्फेयर। एक उस रीजन का हमें वॉल्यूम निकालना है जो कि z=1 प्लेन से कट रहा हो और स्मॉलर सेगमेंट कट ऑफ बाय द प्लेन z=1 इस प्लेन से कट रहा हो, ऐसे सेगमेंट का हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। ठीक, तो इतना गॉट इट। अब इसका हमें क्या करना था, एक डायग्राम ड्रॉ करना था। तो ये जो है स्फेयर का हमने पहले स्फेयर बनाया, ओके, और उसका RXY बनाया। RXY ये होगा, ये सेगमेंट और ये z=1 प्लेन के बीच में जो पोर्शन है उसका RXY पे प्रोजेक्शन क्या बनेगा, एक सर्कल बनेगा। सर्कल बोल सकते हैं, इलिप्स बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने लगाया, फिर एक पोर्शन यहाँ से निकाला z की इक्वेशन निकालने के लिए। तो z= देखिए यहाँ से घुसेगा तो यहाँ पहले कहाँ टकराएगा, z=1 के प्लेन पे, और निकलेगा वो ऊपर के टॉप से। तो उसकी इक्वेशन क्या है, ये इक्वेशन है। तो z= समथिंग पुट करके हम इसकी इक्वेशन निकालेंगे। ये रहा ना, इसी को ऐसा करके निकालेंगे, ठीक है। तो ये निकला 1 से ऐसा। RXY की बात हुई। RXY कैसा है, पोलर कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। थीटा 2π तक जाएगा। R कहाँ से कहाँ जाएगा, अभी देखिए इस केस में R कैसे निकालेंगे। स्फेयर की इक्वेशन हमें क्या दी है, x² + y² + z² = 4, ये दिया हुआ है स्फेयर की इक्वेशन। तो ये सर्कल की इक्वेशन क्या होगी, यही होगी, ठीक है। इतना ठीक है। और हमें पता है R क्या होता है, R = x² + y²। मीन्स R² क्या होता है, x² + y²। x² + y² की जगह हम क्या पुट करेंगे, R² + z² = 4। इतना ठीक है, ये ठीक। अभी हमें क्या पता है कि z की इक्वेशन यहाँ पे क्या दी हुई है, z=1, तो वो इसमें पुट करेंगे। तो R² + 1 = 4। z की जगह मैंने 1 पुट किया, 1 का स्क्वायर 1, तो R² = 4 - 1 R² = 3 आया। R क्या आया, √3। इतना ठीक है। R हमें मिल गया √3। तो ऐसे हमें R फाइंड करना है इन इक्वेशन की हेल्प से। तो R हमें मिल गया 0 to 3। R क्या है, रेडियस है। तो 0 से कहाँ तक जा रहा है, √3 तक जा रहा है। और थीटा तो हमें पता ही है, पूरा थीटा कवर हो रहा है, तो ये पूरा सर्कल कवर हो रहा है। तो 0 to 2π ऐसे करके ये हुआ। इक्वेशन डिस्कस कर लिया है हमने। अभी आते हैं, शिल्पा मैम का पोर्शन ही कर रही हूँ अभी मैं, काजल के कृति मैम का नहीं कर रही, मतलब थ्योरी पार्ट कर रही हूँ। कृति मैम का भी इम्पोर्टेंट है, उसमें भी बहुत कुछ है। तो देखो फर्स्ट एप्लीकेशन क्या हुआ ट्रिपल इंटीग्रेशन का, कि हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं। 1.dv, ये क्या हो गया, वॉल्यूम का फॉर्मूला। dv, हाँ 1, ये 1 है, ट्रिपल इंटीग्रेशन 1.dv, ठीक है। तो ये एक फर्स्ट हो गया एप्लीकेशन, वॉल्यूम निकालना। अब सेकेंड एप्लीकेशन है कि मास एंड सेंटर ऑफ मास। अभी ये भी रिवाइज करा देती हूँ। मास का फॉर्मूला होता है मास = डेंसिटी × वॉल्यूम, क्योंकि डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास का फॉर्मूला होगा डेंसिटी × वॉल्यूम। अगर ये जो डेल करके ऐसा लिखा है ना, जो भी है ये साइन, वो डेंसिटी डिनोट करता है। तो क्या फॉर्मूला हो गया मास का, दिस डेंसिटी × वॉल्यूम, ठीक है। इसमें लिखा भी है ये, दिस इज द डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो मास कैसे होगा, ये डिफाइन करेंगे हम मास। अभी सेंटर ऑफ मास मतलब कि कोई भी 3D ऑब्जेक्ट है, उसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा। मीन्स हम पॉइंट्स की बात कर रहे हैं, XYZ पॉइंट्स की बात कर रहे हैं। सेंटर ऑफ मास मीन्स दिस। तो x कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, MYZ निकालेंगे अपॉन दिस मास ऑफ ऑब्जेक्ट। MYZ क्या है,
देखिए MYZ की बात की है ना, तो यहाँ पे x वाली टर्म आएगी और इनटू डेंसिटी, ख़त्म बात। YZ की बात हुई, MYZ की बात हुई। जब x का निकालेंगे ना तो हम निकालेंगे MYZ, जिस पॉइंट का निकालेंगे उसके अलावा दोनों पॉइंट यहाँ पे लिखने हैं। और फिर उसका फॉर्मूला क्या होगा कि YZ MYZ निकाल रहे हैं तो x आएगा यहाँ पे इनटू डेंसिटी और वो निकलेगा MYZ, और x कोऑर्डिनेट होगा हमारा ये जो पूरा इंटीग्रेशन है अपॉन ये मास। ऐसे ही ये निकालना है, ऐसे ही ये निकालना है। तो ये हो गए मास एंड सेंटर ऑफ मास का रिवीजन। बस इसमें यही है कि एक बार क्वेश्चंस देखने हैं कि क्या क्या फॉर्मूला लग रहा है इसमें, इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व हो रहा है। एक दो बार प्रैक्टिस होगी ना तो हो जाएगा। और वैसे भी मैं तुझे बताऊँ, एग्ज़ाम में ये आए ना तो भी जितना तेरे से हो उतना करके जाना, बाकी फॉर्मूला ज़रूर लिख के आना, ठीक है। अभी इस वाले केस में, जैसे ये फर्स्ट एग्जांपल है, इस वाले केस में ऐसा कोई फिगर बन रहा है जिसमें जैसे बोला है ना कि मास एंड सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सॉलिड विद कांस्टेंट डेंसिटी, जिसकी डेंसिटी कैसी है, कांस्टेंट, मतलब ये क्या है, कोई कांस्टेंट वैल्यू के बिलो द डिस्क। आर एक्स वाई दे रखा है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 4, मतलब सर्कल की ही इक्वेशन है, बस लेस देन 4, 4 से छोटा होना चाहिए, इसका रेडियस 4 से छोटा होना चाहिए, ठीक। एंड अबव बाय दी पैराबोलॉइड, पैराबोलॉइड से कवर्ड है, ये पैराबोलॉइड हो गया, ठीक है। पैराबोलॉइड मीन्स कटोरी होती है, ठीक है। अभी ये माइनस में दिया हुआ है पैराबोलॉइड, मतलब कैसा होगा, नीचे की तरफ होगा, और वो भी कितना नीचे, ये पॉइंट कैसा होगा, ये 4 होगा, z इक्वल टू 4 वाला पॉइंट, ठीक है। अभी मास हम कैसे निकालते थे, ऐसे डेंसिटी को हमने क्या माना है, कांस्टेंट के, तो वो बाहर आ गया, 1dV बचा। तो सेम वही निकाला, z निकाला पहले, z इक्वल टू 0 टू कहाँ तक जाएगा, वही इक्वेशन में क्या कर दो, ये लिखा है वहाँ पे, सेम वही मेथड लगाना है। अब अभी यही सिर्फ याद रखना, जैसे मैंने ये बोला ना कि यहाँ पे 4 तक जाएगा, पर ये नहीं है z इक्वल टू 4 लिख दो, z इक्वल टू 0 टू 4, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि 4 सिर्फ ये वाला पॉइंट है, ये जो एकदम चोटी पे है ना, वो टॉप मोस्ट ये वाला, ना कि अगर मैं ये लाइन यहाँ से निकालूँ तो कहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा, यहाँ पे कुछ और वैल्यू हो सकती है, इसीलिए हमें पूरा ऐसे लिखना पड़ेगा। हम 4 नहीं लिख सकते क्योंकि ये सिर्फ एक पॉइंट पे 4 हो रहा है, बाकी यहाँ पॉइंट पे, इस पॉइंट पे अलग है, इस पॉइंट पे अलग है, इस पे मैं तो z के लिए लाइन यहाँ से भी निकाल सकती हूँ, इसीलिए इन जनरल वे में हमें देखना है, ठीक है। फिर ये z के लिए इंटीग्रेशन किया, फिर RXY की बात करनी थी, RXY ये है, तो हमें इसमें वो तो दिख ही रहा है, थीटा 0 टू पाई, 0 टू 2 पाई। अभी r की बात करनी थी, तो r कहाँ से कहाँ जाएगा वो निकालेंगे। इस केस में भी RXY में ही दिखता है, ये दिख रहा है। अभी हमने क्या सीखा था, r क्या होता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो आर स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ से हमें क्या मिलेगा, आर स्क्वायर इज़ लेस देन 4, इसका मीन्स r इज़ लेस देन इक्वल टू अंडर रूट 4, r इज़ लेस देन इक्वल टू 2, इसलिए क्या मिला 0 टू 2। ऐसे हमें बस ये जो क्वेश्चन में दे रखा है ना, उसी की हेल्प से हमें r निकालना है, ख़त्म बात। r और थीटा निकल गया। फिर उसने ये यहाँ तक सॉल्व किया है मास के लिए, अभी उसने MXY निकाला है, मीन्स वो कौन सा पॉइंट निकाल रहा है, z वाला, और इसमें XY पॉइंट तो 0 ही है। मान ली ये है, ये कोई फिगर है, तो इसका सेंटर कहाँ लाई करेगा, यहाँ कहीं नहीं करेगा, इसमें z के ऊपर ही करेगा हमेशा, सेंटर ऑफ मास। अभी तू इमेजिन करके भी देखे तो ये फिगर ऐसा है, ऐसा करके, तो सेंटर ऑफ मास इसके बीच में ही कहीं लाई करेगा, मतलब z पे ही कहीं लाई करेगा, इसीलिए x और y तो हमारे 0 ही है। लॉजिकली हमें कौन सा निकालना था, सिर्फ z पॉइंट निकालना था। z पॉइंट के लिए हमें चाहिए, z पॉइंट के लिए चाहिए MXY, और m तो हमने निकाल लिया। अब MXY के लिए, अब z के लिए निकाल रहे हैं ना, तो इंटीग्रेशन में z ही आएगा,
फिर उसके लिए सॉल्व किया। इतना बड़ा, ये बड़ा है नहीं, यहाँ तक मेन है, उसके बाद तो ये वाला तो इंटीग्रेशन करना ही है, नॉर्मल वाला इंटीग्रेशन। तो ये हो गया मास के लिए। ठीक, ऐसे ही ये कुछ क्वेश्चंस हैं। इसमें जो क्वेश्चन पेपर में हो ना वो देख लेना एक बार, और कुछ डाउट हो तो पूछ लेना। फिर आते हैं चेंज ऑफ वेरिएबल इन ट्रिपल इंटीग्रल। और ठीक है, चेंज ऑफ वेरिएबल इन ट्रिपल इंटीग्रल, इस पे आते हैं। अभी चेंज ऑफ वेरिएबल इन ट्रिपल इंटीग्रल मीन्स कि ये हम जा रहे हैं, ये ऐसा था एफ ऑफ एक्स वाई जेड डी वी डी एक्स डी वाई डी जेड, उसको हम किस में चेंज करेंगे, डी यू डी वी डी डब्ल्यू। तो इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं सिर्फ, तो समझ आएगा। तो हम एक्चुअली क्या करेंगे, जब इसमें चेंज कर रहे हैं तो हम क्या लगाते हैं, जैकोबियन भी लगाते हैं उसके साथ। तो हमें जैकोबियन निकालना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो देख, जैसे क्वेश्चन है इसमें बाय यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन यू वी और डब्ल्यू दे के रखा है। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, पहले तो इसकी हेल्प से जब भी वैसा ट्रांसफॉर्मेशन दिया हो ना, तो हमें करना क्या है, एक्स इक्वल टू समथिंग निकालना है, वाई इक्वल टू और जेड इक्वल टू, मतलब ऐसा दिखना चाहिए, एक्स इक्वल टू और यू वी के फॉर्म में ऐसा है यहाँ पे। तो पहले इसको रीअरेंज करो, क्योंकि हमें जैकोबियन निकालना है। उसके लिए हमें क्या चाहिए, एक्स वाई जेड इन सब का डेरिवेटिव चाहिए, जैसे है ना विद रिस्पेक्ट टू वी डब्ल्यू ऐसा। तो हम फर्स्ट करेंगे, इसको चेंज करेंगे एक्स और वाई के फॉर्म में। तो पहले दिया था ये, तो इसकी हेल्प से हमने क्या किया, ये था अभी ये था टू एक्स माइनस वाई बाई टू है, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं 2x/2 माइनस वाई बाई टू। तो 2 कट गया, तो ये आया x माइनस वाई बाई टू। ठीक, फिर अभी y/2 क्या है, y/2 क्या दे रखा है, v दे रखा है, तो हमने लिखा x माइनस v। तो हमें क्या मिला, u इक्वल टू एक्स माइनस वी। अब x के टर्म्स में निकालना है तो x को यहीं रहने देते हैं, ये v को इधर भेजते हैं, तो u प्लस वी। देखो ये लिखा x इक्वल टू यू प्लस वी, इतना ठीक है। फर्स्ट एक इक्वेशन हमें मिल गई। फिर अगली थी ये वाली, इसके हेल्प से v इक्वल टू वाई बाई टू था, तो y के टर्म्स में निकालना, तो y इक्वल टू 2v, तो y लिखा है y इक्वल टू 2v। और फिर बची ये वाली, इसको कैसे लिखते सकते हैं, z इक्वल टू 3w लिख सकते हैं, तो वही लिखा है z इक्वल टू 3w। अभी जैकोबियन निकाला, एक्स यू एक्स वी, मतलब विद रिस्पेक्ट टू u, x को डेरिवेटिव करो, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u करेंगे तो 1 आएगा और v का 0। तो ये तो जैकोबियन तो निकाल लीजिएगा, तो ये आया 6। ठीक, अभी हमें क्या करना है कि सारा जितना भी है रीजन बाउंडेड हमें निकालना है। तो हमें सारी इक्वेशन किस टाइप में चाहिए, यू वी के फॉर्म में चाहिए। तो अभी उसी को चेंज करेंगे। अभी देखिए ये वाली इक्वेशंस आएगी कहाँ से, ये इतनी इक्वेशन जो हमने ली है वो आएगी यहाँ से। मतलब फर्स्ट स्टेप हमारा क्या हुआ, ये करके जैकोबियन निकालना, x इक्वल टू समथिंग लिखना, y इक्वल टू और z इक्वल टू, ऐसे टाइप्स में यू वी डब्ल्यू के फॉर्म में। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट स्टेप। फिर सेकंड स्टेप क्या करना है कि अब पहुंच जाओ ये लिमिट्स पे। ये लिमिट्स क्या बोल रही है, पहले x लिखा है, मतलब ये पहले देख, ये है x इक्वल टू हाँ, ये है x इक्वल टू वाई बाई टू से लेके कहाँ तक जा रहा है, x इक्वल टू वाई बाई टू प्लस 1। फिर क्या दे रखा है, x के बाद y दे रखा है, मतलब ये y की लिमिट्स है, y इक्वल टू 0 टू वाई इक्वल टू 4। फिर ये z की, z इक्वल टू 0 टू z इक्वल टू 3। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, अब ये चीज़ हम चेंज कर रहे हैं, इसमें से इसमें एक्स वाई जेड में से यू वी डब्ल्यू चेंज कर रहे हैं। जैकोबियन तो हमने निकाल लिया। ठीक है,
जैकोबियन निकाल लिया। अभी हमें क्या चाहिए, लिमिट्स भी तो इसी फॉर्म में चाहिए, डी यू डी वी डी डब्ल्यू। तो ये लिमिट्स पे काम करना है। तो ये लिमिट्स हमें यहाँ से मिली x इक्वल टू वाई बाई टू और इन सबको। तो ये पहले लिखी मैंने x इक्वल टू वाई बाई टू, फिर दूसरी लिखी x इक्वल टू वाई बाई टू प्लस 1, तीसरी लिखी y इक्वल टू 0, फिर y इक्वल टू 4, z इक्वल टू 0, z इक्वल टू 3। ठीक है, इतना समझ आया। ये चीज़ कहाँ से आई, रीजन, फिर हमें रीजन एस इज़ बाउंडेड बाय दिस, ये कहाँ से आया वो। ठीक है, अभी इसी इक्वेशन से हम निकालेंगे कि यू वी में कैसी इक्वेशन बन रही है। कैसे निकालेंगे, x इक्वल टू वाई बाई टू लिखा है अगर, तो इनकी हेल्प से हमें निकालना है। x की जगह हम क्या लिख सकते हैं, u प्लस वी। ठीक है, y बाई टू की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2v इक्वल टू 2v। ये समझ आया। x की जगह हमने लिखा यहाँ से इस इक्वेशन से u प्लस वी इक्वल टू y बाई टू था, y बाई टू की जगह हमने क्या लिखा यहाँ से देख, 2v बाई टू, सॉरी 2v बाई टू आएगा, 2v तो है ना यहाँ पे, y बाई टू है तो y की वैल्यू तो हमारे पास 2v है, तो 2v बाई टू। तो आया u प्लस वी इक्वल टू v आया, v कट गया, u इक्वल टू 0। फर्स्ट इक्वेशन आई u इक्वल टू 0। तो मेरा मेन चीज़ क्या है जो मैं कहना चाहती हूँ, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, ये तीन इक्वेशन को यूज़ करके हमें इस इक्वेशन से यू वी के फॉर्म में इक्वेशंस बनानी है लिमिट्स के लिए। तो अभी देख, y बाई टू प्लस 1, x इक्वल टू वाई बाई टू प्लस 1 के लिए बताती हूँ। x को इस इक्वेशन से क्या लिख सकते हैं, u प्लस वी। वाई बाई टू के लिए हमारे पास क्या है, ये दिख रहा है, यहाँ से भी देख सकते हैं, यहाँ से भी देख सकते हैं। डायरेक्ट y बाई टू की देखो यहाँ पे, v, y बाई टू मीन्स v प्लस 1, v फिर से कट गया, u इक्वल टू 1। ऐसे निकली ये वाली इक्वेशन। यू गॉट इट। फिर आते हैं y इक्वल टू 0 के लिए। y इक्वल टू 0 की बात हो रही है, y की वैल्यू यहाँ देखो, 2v इक्वल टू 0 मतलब v इक्वल टू 0, फिर y इक्वल टू 4 के लिए मतलब 2v इक्वल टू 4 मतलब v इक्वल टू 4 बाई टू मीन्स 2। ऐसे ही z इक्वल टू 0 की बात हो रही है, मीन्स 3w इक्वल टू 0 मीन्स w इक्वल टू 0। z इक्वल टू 3 इक्वल टू 3w, यहाँ पे मैंने z की जगह 3 पुट किया, w इक्वल टू 1। ऐसी ये सारी इक्वेशंस निकली। ठीक है, फिर अब यहाँ से हमें दिख ही गया u कहाँ से कहाँ जा रहा है, u 0 से 1 तक जा रहा है। ठीक है, फिर v कहाँ से कहाँ जा रहा है, 0 टू 2, w कहाँ से कहाँ जा रहा है, 0 टू 1। तो हमने डायरेक्ट पुट कर दिया, ये x y z का था, यहाँ से हमें ये मिला। जैकोबियन भी पुट कर दिया हमने 6। और ये जो यहाँ पे इक्वेशन थी ना, उसको भी हमने यू वी के फॉर्म में चेंज किया है, पूरा x की जगह यू वी लिख के z की जगह भी चेंज करके, तो हमें आंसर मिला ऐसा। तो ये एक एग्जांपल समझा दिया है किसका, ट्रांसफॉर्मेशन वाला। ऐसे ही वाला एग्जांपल है। फिर आते हैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स पे। अभी सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स समझा देती हूँ। थोड़ा पेशेंस से बैठना, थोड़ा सा ट्रिकी है, समझने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। अभी इस वाले में क्या है, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में ना मेनली तुझे क्या क्या याद रखना है, ये वाला मैं अगली वीडियो में बनाती हूँ, एक काम करती हूँ।